नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो 2017 में रीट परीक्षा हुई थी उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इससे के पहले के प्रश्न जो जीके से संबंधित यानी कि अपने को 60% का जो मैटर है वो अपनों ने हल कर रहे हैं। तो इससे पहले अपन 2 वीडियो बना चुके हैं, ये अपनी इस संबंधित आज लास्ट वीडियो है। तो मैं आपका बहुत बहुत इसमें स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ अपना हम मैटर शुरू करते हैं। देखिए साथियों की जो 131वां प्रश्न है, यहाँ से अपने को आज स्टार्ट करना है। तो इसमें प्रश्न आया था अपने पास कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। यानी प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, इसके लिए अपने को प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ लेना चाहिए और पूरे रूप से समझ लेना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन की यानी पाठ्य पुस्तक होती है, किताबें होती है, वो किसके अनुरूप होती है, यानी किसके लिए होनी चाहिए, मुख्य रूप से किसके आधार पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 है कि लेखक के अनुसार, या कि विद्यार्थी के, या कि शिक्षक के, या कि सरकार के, मतलब किसके अनुरूप होने चाहिए। तो आप पहले इसका राइट आंसर सोच लीजिए, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह होना चाहिए। तो आपने सोच लिया होगा। अब देखिए कि पढ़ाना किसको है अपने को, तो विद्यार्थी को पढ़ाना है, उसकी समझ विकसित करनी है। इसलिए जिस भाषा में वो समझ के या विद्यार्थी के लिए जो अनुकूल होती है ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो इसके लिए अपने पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ था। इसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया बता रही है, वह जिस विधि का प्रयोग कर रही है वह है। तो सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका चुनाव की कर्मिक प्रक्रिया को बता रही है, कर्मिक प्रक्रिया को। तो इसके लिए आपके अनुसार व्याख्या होना चाहिए, या कथन होना चाहिए, या परिचर्चा होना चाहिए, या प्रश्न पूछना होना चाहिए। आपका क्या कथन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आप देखिए, आप अपना राइट आंसर सोचिएगा। हाँ, जो ये कर्मिक प्रक्रिया बता रही है ना, तो जो इस प्रकार का प्रश्न है वो एक कथन को स्पष्ट कर रही है, यानी कि ये कथन हो गया और बी इसका राइट आंसर हुआ था। इसके आगे वाला प्रश्न देखिए कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दे के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, या विद्यार्थियों के भाषा पर विकास देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन की जो प्रिय साथियों विशेष बात है वो आप सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ इसका राइट आंसर। पहले आप अपना राइट आंसर सोचिए। हाँ, तो सोच लिया होगा। एक एक पर बात करते हैं अब कि सबसे जो सामाजिक मुद्दे हैं ना, उन पर बालक में चिंतन शक्ति का विस्तार किया जाए, यानी ये सबसे बड़ा उसका बल दिया जाता है सामाजिक अध्ययन में। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो बी होगा, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्र विचार के लिए, यानी व्यक्ति का खुद का जो दिमाग है, यानी वो उस विषय के प्रति चिंतन करे, इस बात पर विश्वास मतलब बल देना है उसको। क्या है कि किसी विषय संबंधित सूचना देने से नहीं, बल्कि वो खुद सोचे, और परीक्षा के लिए बालक को तैयार नहीं किया जा सकता। और भाषा के आधार पर सामाजिक अध्ययन ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके जो सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम ही सामाजिक हो गया, तो उसमें उस चिंतन शक्ति का विस्तार करना है। तो इसी तरह अपने पेपर हल करते जा रहे हैं प्रिय साथियों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट हैंड की तरफ जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकन का निशान है उसको दबाइए। फिर जो भी आपके पास ऑप्शन आता है उसको पर आप ऑल पर कर दीजिएगा। हाँ, तो अब इसके लिए आपको ये फ़ायदा हुआ कि जो भी हम नोटिफिकेशन या वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है। यानी कि जब हम सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण प्रदान करते हैं उसके लिए हम ऐतिहासिक जो स्थल हैं, किले हैं आदि, इस तरह की जो हमारी धरोहर है उनका भ्रमण करते हैं, तो वो किस लिए उपयोगी है? यानी कि विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, या प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, या विषय वस्तु की बेहतर समझ में, या सभी। तो इसके लिए पहले आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ, तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी।
यानी कि जब भी हम कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम जिस चीज़ को प्रत्यक्ष देखते हैं उसके प्रति हमारी रुचि भी बढ़ती है। प्रत्यक्ष सूचना भी अपने को एक तो किताब में पढ़ना और एक हम किसी चीज़ को, जैसे कि आप हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग देखने गए हैं, तो एक आप किताब में पढ़ोगे, एक आप जाकर देख के आओगे, तो बहुत बड़ा अंतर आएगा। यानी कि सब तरीके का आप में क्या है, विकास होगा उस चीज़ के बारे में। तो इसके बाद में देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, तो आप देखिए कि जो ब्लूम की पाठ्य योजना है वो किस पर आधारित है। यानी कि ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है या विषय वस्तु पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है या उपयुक्त सभी पर आधारित है। तो आप राइट आंसर सोच लीजिएगा पहले इसका। हाँ, तो आपने राइट आंसर सोच लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि कई साथियों ने उपयुक्त सभी जरूर चुना होगा, क्योंकि क्या है कि हमारे एक अवधारणा बनी हुई है कि जिसमें उपयुक्त सभी है वो उत्तर होगा। ऐसा हर बार नहीं होता, हर दिन मंगलवार नहीं होता, आपको भी पता है। तो कि जो ब्लूम की पाठ्य योजना है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो उद्देश्यों पर आधारित है। यानी जो पाठ्य योजना बनाई जाती है उसके उद्देश्य होते हैं, हर कार्य करने के पीछे उद्देश्य होते हैं, और ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है। आपको बड़ा अजीब लगा होगा ये। चलो इसी के साथ देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न कि परियोजना का उद्देश्य पूर्ण कार्य जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है यह कथन कहलाता है। यह कथन किसका है, मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है। तो ये परिभाषा है, इनको आप परिभाषा कुछ याद कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिभाषाएं हमेशा आती रहती है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा किलपैट्रिक। यानी कि जो ये परिभाषा है, ये ऑप्शन डी में जो किलपैट्रिक लिखा हुआ है इनकी है, ये प्रसिद्ध परिभाषा है इनकी। आगे भी आप ऐसी परिभाषाओं का ध्यान रखिए थोड़ा। अब देखिए कि सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन में मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। यानी परीक्षा के कई प्रकार होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनमें से अपने को एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है, निम्नात्मक प्रश्न जिसके बारे में हम कई पेज लिखते हैं, लघुरात्मक प्रश्न कुछ बड़ा लिखते हैं, और अति लघुरात्मक प्रश्न ये 5-7 लाइनों का होता है। तो आप प्रश्न समझ गए होंगे। इस आधार पर आप अपना राइट आंसर भी सोच लीजिएगा और फिर हम उसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर हुआ है वो है निम्नात्मक प्रकार की परीक्षा में। यानी कि मैं बता दूं कि निम्नात्मक जब एक प्रश्न दिया होता है अपने को, उसके अंदर क्या है कि अपने विचार लिखने होते हैं। एकदम हम स्वतंत्र रूप से जो भी उस विषय के बारे में हम जानते हैं वो का वो लिख देते हैं जो अपने दिमाग में चल रहा है। यानी कि स्वतंत्र चिंतन, ये यहाँ से शब्द पढ़िए, आप भी परीक्षा देते आ रहे हैं। जिस समय हम निम्नात्मक प्रश्न लिख रहे हैं तो अपने बड़े तुक्के ठोकते हैं, जिसको अपने तुक्के कहते हैं। हाँ, तो क्या है कि जब पूरा अपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में सोच के लिखते हैं तो बहुत स्वतंत्र चिंतन का वो क्या है, अपने को अवसर प्रदान करता है। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखिए कि रबी की फसल कौन सी है। अगर अपने को ये पता है कि रबी की फसल कौन सी है, एक फसल का तो अपने को पक्का पता होता है या सभी का नहीं जानते। सरल सा ऑप्शन था। ऑप्शन 1 है जूट, ऑप्शन 2 है मूंगफली, ऑप्शन 3 है तरबूज, ऑप्शन जो 4 है वो है तरबूज, और ऑप्शन 3 है वो है सरसों। तो इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ, तो प्रिय साथियों, ये तो आपको जरूर पता होगा कि जो गेहूं और सरसों की फसल है वो रबी की फसल होती है। तो इस आधार पर ये, अगर आपको जूट नहीं पता था या मूंगफली नहीं पता था, तरबूज नहीं पता था, लेकिन ये अपने को सरासर एकदम आसान से रूप से याद हो जाता है। यानी खरीफ और रबी की बड़ी बड़ी फसलों में अपने क्या है विभाजन करते हैं। तो रबी की जो फसलें हैं यानी कि गेहूँ है, जौ है, सरसों है, इस प्रकार की इसमें आ जाती है। और जो खरीफ की फसल है वो नरमा है, ग्वार है, जूट है, मूंगफली है, तरबूज है, ये सब रबी की फसलें हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हुआ था वो हुआ था सरसों, यानी कि उत्तर नंबर सी। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा
ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से दुबरी को जोड़ा जाता है। तो ये याद करने वाला प्रश्न था, इसमें कोई समझाने वाली विशेष बात नहीं है। अगर आपको याद है तो आप राइट आंसर सोच लीजिए, नहीं हम बता देंगे। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर माना गया था वो माना गया था बी, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ये इनका क्रम चेंज होता रहता है, कई बार इनके नाम बदल जाते हैं। और एक प्रश्न पहले भी अपन देख चुके हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग से भी संबंधित आया था और जलमार्ग से भी संबंधित आया था। तो इस तरह आप पढ़ रहे हो तो अपने को पता चल जाता है कि जल मार्ग से भी प्रश्न आ सकता है, वायु मार्ग से भी आ सकता है, स्थल मार्ग से भी आ सकता है। तो आप इस तरह के प्रश्न जरा ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अब देखिए प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी थी। तो ये जो पुरुष साक्षरता है, महिला साक्षरता है, यानी जनगणना से संबंधित एक प्रश्न आ जाता है। कई बार वृद्धि पूछ ली जाती है, न्यूनतम वृद्धि पूछ ली जाती है, अधिक जनसंख्या पूछ ली जाती है। इस हिसाब से जनसंख्या के संबंधित प्रश्न आता ही रहता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं यहीं पर कि जो अभी रीट एग्ज़ाम होगा यानी कि 2020 में, तभी अपने को यही जनसंख्या है वो काम में आएगी। यानी कि अगर एग्ज़ाम 21 में हो तो भी 2011 वाली आएगी, क्योंकि इतने जल्दी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इनसे बहुत प्रश्न आ चुके हैं और आपको बहुत प्रश्न मिल जाएंगे। जो जो इनसे आते रहते हैं आप वहाँ से प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। और जनसंख्या टॉपिक से प्रश्न आएगा और 2 प्रश्न आए हैं पिछली बार, इसलिए आप जनसंख्या टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो आप राइट आंसर देख लीजिए किसका कितना हो सकता है, 82.14% या 65.46% या फिर 72.36% या फिर 78.30%। हाँ, तो जो पुरुष साक्षरता है वो साथियों 82.14% है, यानी कि एक उत्तर इसका सही माना जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। ये जो प्रश्न है इसके कई प्रकार से ऑप्शन आते हैं और कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें हर बार अलग अलग उत्तर होता है। लेकिन आप याद रखिए प्रिय साथियों, मैं आपको इसमें कुछ बात बताऊंगा जो हर बार प्रश्न आ जाता है और यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का सही होने वाला है। पहले तो आप इसका राइट आंसर सोचिए कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या लाल सागर या भूमध्य सागर। आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। पहले मैं आपका इसको आंसर बता देता हूँ कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भूमध्य सागर। देखिए साथियों, प्रश्न ये आए कि पश्चिमी विक्षोभ या जिसको शीतकालीन में वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पर इसका उत्तर मावठ आता है। या कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर भूमध्य सागर आ गया। यानी शीतकालीन में जो वर्षा होगी उसको क्या कहेंगे, तो उसको मावठ कहेंगे। या फिर किसका परिणाम है, तो ये पश्चिमी विक्षोभों का परिणाम है। इस तरीके से प्रश्न अपने पास आते रहते हैं। दूसरा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया था कि सिंधु व गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती है, यानी उनको क्या कहा जाता है, तो उनको तराई प्रदेश कहा जाता है या बाबर कहा जाता है या बांगर प्रदेश कहा जाता है या चो कहा जाता है। तो पहले आप इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा और देखिए कि आपका सही निकलता है या नहीं, फिर मैं आपको ये प्रश्न एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो तराई होगा। देखिए कि जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो वो सबसे पहले क्या है कि जब निकलने के बाद यानी पहाड़ खत्म होने के बाद आप अनुमान लगाइए कि वहाँ पर बड़े बड़े क्या होंगे, पत्थर होंगे, छोटे बड़े पत्थर होंगे। तो पानी एकदम उतरते ही उन पत्थरों के अंदर चला जाता है, ऊपर से पत्थर आ जाते हैं, तो पानी क्या है कि जमीन के अंदर चला जाता है। इस तरह का अगर प्रदेश है तो उसको भाबर प्रदेश कहते हैं। बांगर प्राचीन भूमि को कहते हैं, यानी जहाँ पुराने समय में पानी जाता था। अब इसलिए वो पानी जहाँ से छोटे छोटे रेत आ जाती है, यानी पहले पहाड़ आ गया, फिर छोटे छोटे पत्थर आ गए, आगे जाकर क्या है कि ब्रेती मतलब छोटे छोटे ब्रेती से किस्म का जो रेत होता है वो आ जाता है। और कई बार अपने जब दीवार पर पानी छिड़कते हैं तो उसको भी हम तराई बोलते हैं, यानी जहाँ से नदी वापस पुनः प्रकट होती है ना, जो आंतरिक प्रवाह। देखो आंतरिक प्रवाह को क्या कहते हैं, तो बाबर कहते हैं, लेकिन वो पुनः प्रकट होती है तो उसको तराई कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। अगर प्रश्न ये है कि गंगा के मैदान में जहाँ से नदियाँ निकल कर क्या है कि
पत्थरों में या आंतरिक भूमि में समा जाती है, इस तरह का प्रश्न आए तो बाबर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन पानी जहाँ पर पुनः प्रकट होता है उसको हम तराई कहते हैं। इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना कि आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। यानी कि जो आज औद्योगिकरण का सूत्रपात हो रहा है वो किस प्रकार की औद्योगिकरण में ऊर्जा जो संसाधन है वो प्रमुख उपयोगिता निभाई है जिसने, और आज भी कुछ निभा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जल विद्युत है या आणविक ऊर्जा है या कोयला है या गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो इसमें जो अपने पास प्राचीन समय से हैं, आज भी है, और जो उत्तम विधि है राजस्थान के लिए तो वो कोयला है प्रिय साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब इन्होंने ब्रैकेट में दे भी दिया है कि दीर्घकालीन, और सतत मतलब दीर्घकालीन का मतलब है प्राचीन समय, सतत का मतलब है लगातार। इस और इसका नॉर्मल भाषा में लिख दिया टिकाऊ। यानी टिकाऊ कृषि हेतु निम्न में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को निषेध कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 हो गया गोवा। अब आप इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ, तो आपने राइट आंसर सोच लिया है। अब मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि सिक्किम। अगर प्रिय साथियों प्रश्न ये दे दिया जाता कि जैविक कृषि किस राज्य में की जाती है तो आप लगभग सिक्किम उत्तर आराम से लगा देते। यानी इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य ये है कि रासायनिक उर्वरक निषेध, यानी कि जहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता तो उस कृषि को हम जैविक कृषि कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से सिक्किम राज्य में है वहाँ पर किसी भी रसायन का खेती में प्रयोग नहीं किया जाता है, कृषि में प्रयोग नहीं किया जाता है। और राजस्थान के संबंध में अगर ये प्रश्न आए तो इसका उत्तर डूंगरपुर भी होता है। ये भारत के लेवल का, भारत के संदर्भ में पूछा गया था अपने से। अब देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से किस लोहा इस्पात यंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी उपयोग से हुई है। तो इसका आप अपना पहले राइट आंसर सोच लीजिएगा कि बकारो इस्पात यंत्र या दुर्गापुरा इस्पात यंत्र या राउरकेला इस्पात यंत्र या विजयनगर इस्पात केंद्र। तो ये आपने पढ़ाई होगा कि जो दुर्गापुरा इस्पात केंद्र है वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। तो इसका आंसर बी हो गया। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए क्यों ख्यात है। यानी कि क्यों ख्यात है वो अपने को नदी बतानी है। यानी कि वो चंबल नदी है या कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है या तुंगभद्रा नदी है। तो आप इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा। हाँ, तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है चंबल नदी। यानी कि चंबल नदी बीड़ क्षेत्र के लिए, उत्खात भूमि के लिए आदि नामों से जानी जाती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। चंबल नदी से प्रश्न लगभग आ जाता है कि इस पर कितने बांध बने हुए हैं, किस बांध से यानी कोटा बैराज से सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। राणा प्रताप सागर है, महाराणा प्रताप जो बांध बना हुआ है वो इस पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू बांध बना हुआ है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। तो उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। या चंबल नदी से संबंधित जितने भी आप क्वेश्चन हैं उनको रट लीजिएगा, क्यों यानी कि समझ लीजिएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले किस राज्य से आती है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इससे आते रहते हैं। तो आप इसको चंबल नदी को जरूर थोड़ा सा टारगेट करिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि याकूत जनजाति का आवास स्थान है, वास्य स्थान है। तो देखिए कि न्यूजीलैंड में है या कांगो बेसिन में है या अमेजन बेसिन में है या उत्तरी साइबेरिया में है। तो आप इसका राइट आंसर सोच लीजिए। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर हुआ था वो हुआ था उत्तरी साइबेरिया। ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए नदियों से संबंधित भी 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक चंबल का पढ़ लिया आपने, एक फिर घग्गर नदी का पढ़ लिया। तो
पेपर कराने का आशय क्या है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। यानी आपको पता लग जाएगा कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे आएंगे जिनसे 2-2 प्रश्न आ रहे हैं, कुछ से कम पूछे गए हैं, तो आप उस लेवल से तैयारी करिएगा जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और सरल सरल यानी कौन कौन सी, जैसे चंबल हो गई, घग्गर हो गई, ये नदियाँ इंपॉर्टेंट है, बनास हो गई, माही हो गई, मतलब इस तरह की लूणी नदी हो गई, इस तरह का जो ये यानी कि इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पहले अपने को इम्पोर्टेंट मैटर ज़्यादा याद होना चाहिए पहले, और जो नॉर्मल प्रश्न है वो आते हैं, वो अपने किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, सिलेक्शन अपना पक्का है। तो देखिए घग्गर नदी का मैदान अवस्थित है, तो ऑप्शन 1 हो गया गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन 2 हो गया झुंझुनू एवं सीकर में, ऑप्शन 3 हो गया जालौर एवं सिरोही में, ऑप्शन 4 हो गया जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले में। तो आपने अगर घग्गर नदी को पढ़ा है तो ये आराम से याद हो जाएगा कि अब इसका क्या है कि घग्गर नदी के बारे में आपको पता होगा कि हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में ये प्रवेश करती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, आगरा फोर्ट तक इसका पानी जाता है। तो इस प्रकार के जो बहुत से प्रश्न हैं, इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस घग्गर नदी के जो क्या है कि किनारे है वो कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हो चुकी है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन होगा इसका गंगानगर और हनुमानगढ़। और इसको हाकरा भी बोला जाता है। यानी इस तरीके से जो भी घग्गर नदी से संबंधित प्रश्न है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो इसका राइट आंसर माना गया था वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। और ये भी प्रश्न आता रहता है कि बाढ़ कहाँ पर आ जाती है, कौन सा शहर घग्गर नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, तो भी हनुमानगढ़ जंक्शन इसका आंसर आता है। अब देखिए कि अपना नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, यानी कि गंगानगर में स्थापित हुआ था, या भीलवाड़ा में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, ब्यावर में हुआ था। तो इसी के साथ आप अपना राइट आंसर सोच लीजिए पहले तो। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ब्यावर, यानी कि जो ये ब्यावर नाम की जगह है वो अजमेर में है। और अजमेर में 1883 के अंदर दामोदर दास राठी ने, जो जैसलमेर से संबंधित है, उन्होंने द कृष्णा मिल के नाम से सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया था। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, यानी कि प्रथम उद्योग है। इसके बारे में भी इससे संबंधित कुछ जो आपको मैंने प्रश्न बता दिए, यानी कई प्रश्न आ सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो ब्यावर है जो अजमेर में स्थित है। किसने लगाई थी, दामोदर दास राठी ने लगाई थी। वो कहाँ से संबंधित हैं, वो जैसलमेर से संबंधित थे। और क्या है कि नाम क्या था, द कृष्णा मिल इसका नाम था, द कृष्णा सूती मिल वस्त्र ये इनका नाम था। और ये प्रथम सूती वस्त्र मिल जो राजस्थान में स्थापित की गई थी। फिर जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न फिर आ गया अपने पास कि 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। इस बार अपने को न्यूनतम पूछा है। तो प्रिय साथियों, अगर अपने को क्रम से 2-4 जिले लगातार याद होने चाहिए, यानी कि जहाँ पर कम हुई थी, मात्र 10% ही वृद्धि हुई थी, तो वो गंगानगर जिला था। तो देखिए पहले मतलब इसका जो राइट आंसर हुआ वो गंगानगर हो गया है। और गंगानगर, फिर इससे कम थोड़ा झुंझुनू था, फिर पाली था, फिर बूंदी था। मतलब इस तरह से आप क्रम से, यानी जनसंख्या की वृद्धि पूछे या न्यूनता पूछे या किसी भी तरीके से के पूछे, तो आपको क्या है कि 2-4 ऑप्शन याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने को फर्स्ट ऑप्शन याद हो। कई बार ये होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन अपने को याद है वो ऑप्शन में ही नहीं आता, दूसरा देते हैं। अगर गंगानगर की जगह झुंझुनू होता तो इसका राइट आंसर वो आता। तो इसी के साथ ये अपना जो 2017 का रीट एग्ज़ाम कर रहे हैं वो अपना जीके की दृष्टि से एक बार पूर्ण हो चुका है। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल RS लर्निंग पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। और उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है ऊपरी ऊपर आल लिखा हुआ है, आपको उस पर निशान करना है, टिक करना है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाएगा। स्टडी से संबंधित हमारे हर स्टडी से संबंधित क्या है कि वीडियो आते रहते हैं। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।